हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम प्रशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका आरटीआई का चैप्टर 2। आरटीआई का चैप्टर 2 क्या कहता है देखते हैं। देखिए सेक्शन 3 क्या कह रहा है। सेक्शन 3 सिंपली बात कह रहा है कि हर सिटीजन को राइट है आपका आरटीआई लगाने के लिए। ठीक है, मतलब हर सिटीजन को राइट है आपका आरटीआई के लिए। तो यहाँ पर हम एक चार्ट बना लेते हैं कि 3 में तो बात कर रहा है सिर्फ राइट की, कि सेक्शन 3 क्या कह रहा है, आपका राइट की बात कर रहा है कि एच सिटीजन को राइट है आपका बनाने के लिए कि वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई किस में करेगा, एप्लीकेशन जो लगेगी वो 6 में लगती है। ठीक है, अब फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ बात कर रहे हैं पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज में मतलब एमसीडी, जो भी आपकी पब्लिक डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लो। ठीक है, कोई भी ए टू जेड जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स है, हॉस्पिटल से लेके कोई भी हो, ए टू जेड प्राइवेट डिपार्टमेंट्स, उनकी बात कर रहा है। तो वहां पर आपका पब्लिक अथॉरिटी शेल। अब पब्लिक अथॉरिटी पे हर डिपार्टमेंट पे बोला गया, मैं यहाँ डिपार्टमेंट बोलूंगा आपको आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए। शेल मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड्स, हर मेंटेन करेगी रिकॉर्ड्स। कौन, आपका लेजिस्लेचर भी, जुडिशरी भी और आपका एग्जीक्यूटिव भी। duly catalog and index in manner in the form which facilitate the right to information under this act। जैसे इस एक्ट में बताया वैसे रखेगी। ensure that all the records their appropriate computerized, मतलब जैसे कि सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज्ड होंगे। जैसे कि मान लो आपने कोई एमसीडी की वेबसाइट खोली या पीसीएस की कोई वेबसाइट खोली या कोई भी वेबसाइट खोली, हाई कोर्ट की कोई खोली, दिल्ली हाई कोर्ट की खोली, तो आप देखेंगे वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है कि ये आ रही है, ये सब कुछ है, जो भी है वो करेंगे। तो हर पब्लिक अथॉरिटी को करना पड़ेगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन सबको। ठीक है, विद इन अ रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम में जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, एंड कंप्यूटराइज एंड कनेक्टिंग थ्रू ऑल नेटवर्क्स कंट्री ऑन अ डिफरेंट सिस्टम टू एक्सेस सच रिकॉर्ड्स, और ऐसे वो अपने रिकॉर्ड्स को ऐसा रखना पड़ेगा जो सब लोग देख सके उनके रिकॉर्ड्स को। ठीक है, पब्लिश इन 120 डेज फ्रॉम द एनेक्टमेंट ऑफ दिस डेज, यानी कि एनेक्टमेंट के 120 दिन बाद, यानी कि कम से कम पब्लिक अथॉरिटीज को टाइम दिया गया कि 120 दिन में करना ही पड़ेगा आपको। कोई ये आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अब तो ये सब जगह हो ही चुका है, क्योंकि 2005 में आया था, तो 120 डेज तो हो ही चुके। अब क्या करेगी, आपका पर्टिकुलर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड ड्यूटीज, यानी कि मान लो आपका कोई एमपी पीएससी है। ठीक है, यानी कि जो पेपर कंडक्ट करवाती है, वो आप बताएगी कि क्या पर्टिकुलर्स है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का काम, क्या फंक्शन क्या है, ड्यूटीज क्या है इनकी। ठीक है, पेपर कंडक्ट करवाना, पावर क्या है इनकी, ड्यूटीज क्या, ऑफिसर्स की, एम्प्लॉइज इनके कितने हैं। ठीक है, प्रोड्यूस फॉलो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताएगी पीसीएस से, इंक्लूडिंग चैनल्स, सुपरविजन, अकाउंटेबिलिटी बताएगी कि इतना आया इतना नहीं गया। नॉर्मल सेट क्या है, काम इनका क्या है, डिस्चार्ज क्या है, इनके फंक्शंस क्या है। आपका रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताएगी, इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताएगी, मैनुअल एंड रिकॉर्ड्स, इन्होंने क्या अचीवमेंट्स है, क्या करा है, अंडर इट्स कंट्रोल उनके पास क्या है या उनके कंट्रोल में क्या क्या है। ठीक है, यूज बाय एम्प्लॉयज, उनके एम्प्लॉयज कौन कौन है, डिस्चार्ज इट्स फंक्शन, क्या कर सकते हैं यानी। स्टेटमेंट ऑफ द कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके स्टेटमेंट्स के बारे में बताएगी, है क्या उनके कंट्रोल में क्या है। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी अरेंजमेंट एक्सिस्ट एंड कंसल्टेंट्स एंड रिप्रेजेंटेशंस, पब्लिक रिलेशन और फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड देयरफॉर, उन्होंने क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करवाई है, क्या क्या चीज इंप्लीमेंट नहीं करवाई है। स्टेटमेंट्स ऑफ बोर्ड, बोर्ड की क्या स्टेटमेंट्स हैं, मान लो ये एमपी पीएससी है या कोई भी मान लो, एमसीडी मान लो, कुछ भी मान लो, इनमें इसका जो चेयरमैन है, चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन है, जो भी है इनके आपके वो सारे बताएंगे। क्या यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, उसका वाइस चांसलर हो गए वो। ठीक है, बोर्ड, काउंसिल, कमिटी, अदर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ 2 more person constitute, advise whether meeting of those boards, council, committee, other bodies of public minutes, क्या क्या है, डायरेक्टरी ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द एम्प्लॉइज। मान लो आपका एमसीडी में कोई काम करते हैं, मैं 25 कर्मचारी काम करते हैं, तो 25 कर्मचारी की डायरेक्टरी से बताएंगे कि हमारी ये डायरेक्टरी में ये काम करते हैं और ये एम्प्लॉइज हैं, और ये इस दिन आए इस दिन नहीं आए। जैसे अगर आपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के भी खोलो तो ये भी बताते हैं कि जजेस कौन आए कौन नहीं आए। ठीक है, मंथली रेम्युनेशन, उनको कितना मंथली पैसा मिलता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रखेंगे अपने कंप्यूटराइज वेबसाइट्स पे भी रखेंगे और डिटेल भी रखेंगे, और इन्हीं चीजों से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। उन्हें कितना मेहनताना मिलता है, ठीक है, ऑफिसर्स को कितना मेहनताना मिलता है, आपका एम्प्लॉयज को कितना मेहनताना मिलता है, कितने प्राइवेट वालों को मिलता है, बजट कितना बजट आया। ठीक है, कितना बजट आया, जैसे मान लो हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को 11, दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, तो 11 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कितना पैसा दिया कितना नहीं दिया, 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है मे बी शायद। ठीक है, तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उनको पैसा कितना आया कितना नहीं आया, उनका क्या है, डिस्पर्समेंट क्या हुई, कितना वापस पैसा गया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना रेवेन्यू कलेक्ट करा। ठीक है, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन, सब्सिडी प्रोग्राम्स,
कौन किन किन को सब्सिडीज दी, अमाउंट ऑफ एलोकेटेड, बेनिफिशियरी ऑफ सच प्रोग्राम, रिसिप्ट ऑफ द कंसेशंस परमिट, कौन कौन से परमिट पास करे। जैसे मान लो आर्म्स एक्ट में जो आर्म्स को कंट्रोल करता है, या एनसीबी हो गई, ठीक है, जो ड्रग्स को कंट्रोल करता है, उन्होंने कितने लोगों को परमिट दिया, कितने लोगों को परमिट नहीं दिया, उन सब के बारे में बताएगी। आपका रिस्पेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू हेल्थ रिड्यूस इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म, जितना हो सके ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में रखेगी, ठीक है। पर्टिकुलर अवेलेबल टू द सिटीजन, किन किन के पास आपका है अवेलेबल करवाएगी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को। अगर मान लो कोई लाइब्रेरी है तो कितनी देर की लाइब्रेरी है, कौन कौन सी बुक्स रखी है वहां पर, कितने देर के लिए, कितने लोग आए कितने नहीं है, इन चीज की भी। नेम डेजिग्नेशन, अब जो पीआईओ होगा, ठीक है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा हर डिपार्टमेंट का, ठीक है, उसकी आपके इन्फॉर्मेशन भी रखी जाएगी, ठीक है, उसकी नेम बताया जाएगा। जैसे अगर मान लो दिल्ली पुलिस में, तो दिल्ली पुलिस में एसीपी रैंक का होता है, उसी को बनाया जाता है पीआईओ, ठीक है, हर जोनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाता है। जैसे मान लो आपका शादरा है, शादरा में कम से कम 2 या 3 पीआईओ होंगे, ठीक है, तो वो अपडेट करेगी एवरी ईयर, जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये सब हर साल इंफॉर्मेशन करेगी, ठीक है, अपडेट करेगी अपने इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म पे भी और वैसे भी। पब्लिश ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स व्हाइल फॉर्मुलेटिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसी को, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है उनको, अनाउंसिंग द डिसीजंस इफेक्ट पब्लिक, क्या लोगों है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जुडिशियल डिसीजन, उनके ऊपर कितने केसेस हुए, इन्होंने कितने केसेस करे, इन चीजों की भी इंफॉर्मेशन रखेगी। अब फोर्थ का सब क्लॉज 2 कह रहा है, ये तो हमने उसके 1 क्लॉज के जितने भी पढ़े थे। अब क्लॉज 2 का कह रहा है, इट शैल बी कांस्टेंट एंड वेयर एवरी पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी डिपार्टमेंट हो, टू टेक स्टेप्स अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लॉज बी सबसेक्शन इन्फॉर्मेट सो मोटो टू द पब्लिक रेगुलर इंटरवल्स, कुछ इंफॉर्मेशन वो खुद भी दे सकती है, कुछ के लिए लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ शेल डिसमेंटेड, डिसमेंटेड का मतलब हो गया बोर्ड, न्यूज़पेपर्स, पब्लिक इंफॉर्मेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब मान लेंगे डिसमेंटेड मतलब यानी कि बोर्ड्स और नोटिस न्यूज़पेपर्स में भी छाप रखा हो। अब यहाँ पर लिखा है कि ऑल मटेरियल शैल बी डिसमेंटेड टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन, सारी चीजें कंसिडरेशन में लिखी जाएंगी। कौन? और आपका सी सेंटर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, और आपका अवेलेबल फ्री ऑफ एट कॉस्ट मीडियम ऑफ द प्रिंट एंड मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी कॉस्ट लगेगी उसकी बताई जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि सेक्शन 4 में इन नटशेल में ये बात करें तो यही बात है कि आपका पब्लिक अथॉरिटी कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो सारे के सारे आपका इंफॉर्मेशन एक्सेस रखेंगे, जितनी हो सके इंटरनेट पे डालें, फ्री ऑफ कॉस्ट डालें, और बाकी की इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और सबकी जगह पे हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से, जोनल लेवल सबके लेवल के हिसाब से एक पीआईओ बनाना पड़ेगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। तो सेक्शन 3 में हमने ये पढ़ा, सेक्शन 4 में पब्लिक ऑफिसर को बाउंड डाउन कर दिया कि आप इंफॉर्मेशन रखेंगे। अब 5 में पढ़ते हैं। अब 5 में क्या है कि अब यहाँ पर पीओओ का बता दिया, पब्लिक अथॉरिटी ने एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। देखो पब्लिक अथॉरिटी ने एस्टेब्लिश कर दिया सेक्शन 4 के तहत किनका? पीआईओ का। अब ये पीआईओ को पावर दे दी 5 में, ठीक है, इसको पावर है 5 में। क्या क्या इसकी ड्यूटीज है, पावर है वो, एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल विद इन 100 डेज, जब जैसे ये एक्ट आएगा, इनेक्ट होगा, उन्हें अपने यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन बनाना पड़ेगा। सेंट्रल वाला कौन बनाएगा? आपका जो सेंटर में आता है, ठीक है। जैसे मान लो यूपीएससी है तो उसमें सेंटर वो बैठेगा, और अगर डीएसएसबी है तो उसमें आपका स्टेट वाला बैठेगा, ठीक है। तो उन्हें अपना यहाँ पर एक सेंटर सीपीआईओ, इस पे ऐसे बात करिए, सीपीआईओ और एसपीआईओ बनाना पड़ेगा। केस में भी ऑल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड यूनिट्स ऑफिस अंडर द नेसेसरी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, और जितने भी होंगे, जैसे मान लो दिल्ली पुलिस है, ठीक है, दिल्ली पुलिस का आपका एक सीपीआईओ होगा, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। उसके अंडर जितने भी आते हैं, उसने अब ये डिपार्टमेंट की बात है, वो कितने भी डिवाइडेड कर सकते हैं, यानी कि मान लो 11 डिस्ट्रिक्ट है या 7 डिस्ट्रिक्ट है, तो 7 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पीआईओ बिठा रखे हैं, असिस्टेंट पीआईओ, तो वही बात कर रहा है। तो पहले वाले पॉइंट में तो आपका 5 के फर्स्ट में यही बताया कि जितने भी होंगे उनके यहाँ पर सीपीआईओ और एसपीआईओ बिठाए जाएंगे, और उनको मे बी नेसेसरी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू पर्सन रिक्वेस्टिंग, और इन्हीं के आप एड्रेस इन्हीं को करते हो, सीपीआईओ को करते हो, एसपीआईओ को करते हो। 2 कह रहा है कि आपको सेंटर इनके असिस्टेंट्स भी बिठाए जाएंगे, कि ठीक है, सेंटर असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर्स हो गए, ये हो गए, आपका अपील देंगे, अपील प्रोवाइड करेंगे। आपका देखो यहाँ क्या लिखा है कि रिसीव द एप्लीकेशन, जब इन्हें रिसीव मिलेगी एप्लीकेशन की, फॉर द इन्फॉर्मेशन और अपील, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है या अपील आई है, अंडर दिस एक्ट फॉरवर्डिंग सम टू विद सेंटर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मान लो ये असिस्टेंट को मिली, ठीक है, असिस्टेंट को मिलने के बाद ये क्या करेगा, आपका 5 दिन के अंदर अंदर ये सीपीआईओ या एसपीआईओ को भेज देंगे, ठीक है। तो असिस्टेंट भी इनके आपके पॉइंट 2 में हुए।
प्रोवाइडेड एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन अपील इन सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन में बी प्रिस्क्राइब 5 डेज, यही वाली बात लिख रखी है कि 5 दिन के अंदर दिया जाएगा, तो वो 5 दिन का टाइम आपका कैलकुलेट नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। यानी कि मतलब असिस्टेंट को मिली, असिस्टेंट आगे ये इन्फॉर्मेशन सीपीआईयू को देगा, सीपीआईयू उस डिपार्टमेंट से आपका मांगेगा डिटेल्स, ठीक है। पीआईयू every public information shall public state information CPIO SPIO may be shall request of his seeking information render reasonable assistance to the persons। अब ये चाहे तो किसी की भी आपका सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो कनेक्टेड है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ये उनसे भी सर्विस ले सकते हैं। द सेंट्रल पीआईओ स्टेट पीआईओ एज अ मे बी सीक असिस्टेंस ऑफ एनी अदर ऑफिसर्स के ले सकते हैं, वही बताया गया। एनी ऑफिसर हु असिस्टेंट shall render the assistance of public officer provided that center public information state public में भी, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं आपका। 6 की बात करते हैं ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। अब देखिए 3 में तो सिटीजन को राइट था, ठीक है, 3 में तो सिटीजन को राइट था, पर सिटीजन एप्लीकेशन किसके अंदर लगाएगा? 6 के अंदर, ठीक है। अब 6 में वो क्या क्या इंफॉर्मेशन मांग सकता है वो पढ़ते हैं। तो 6 की बात करें, पहले कलर चेंज कर ले। एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल विद 100 डेज, अब एक आपका 100 डेज के अंदर जब ये कानून लागू करेंगे अपने यहाँ, ठीक है, हर एडमिनिस्ट्रेटिव और सॉरी 6 भी था, मैं वही कह रहा मैं, अ पर्सन हु डिजायर टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन, अ पर्सन कौन? सिटीजन, इंडियन सिटीजन, हु डिजायर चाहता है कि ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन चाहता है, शैल मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग, वो राइटिंग में लिखेगा, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिकल मोड, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिकल मोड में भी और राइटिंग में भी दोनों कर सकते हैं, ओरली नहीं चलेगा। मींस इंग्लिश हिंदी डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट के जो लैंग्वेज है उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ द एरिया, जो उस एरिया की लैंग्वेज है। एप्लीकेशन बनाएगा, मेड अ कंप्लाई सच फीस, और उसके लिए उसे फीस देनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो 10 रुपए होती है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे राजस्थान हो गया वहां 50 रुपए भी है। द सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन केस में भी कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी, फिर बाद में क्या होगा? सीपीआईओ या सीपीआईओ वो भेज देगा कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी को। यानी कि मान लो 6 के अंदर मैंने एप्लीकेशन लगाई, आपका 6 के अंदर मैंने एप्लीकेशन लगाई, अब 6 के बाद ये किसके पास जाएगी? अगर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई माननी है तो सीपीआईओ, और अगर स्टेट गवर्नमेंट से माननी है तो एसपीआईओ, ठीक है, इनके पास। मे बी कंसर्न अथॉरिटी द सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन, उनके पास स्पेसिफाई ऑर्डर में भी हिमोहर मतलब यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो उनके पास भी लग सकता है। प्रोवाइड डेट में क्या लिखा है? वेयर द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी राइटिंग, मान लो अगर वो राइटिंग में नहीं लिख सकता, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो सीपीआईओ या एसपीआईओ रीजनेबल असिस्टेंस देंगे इस आदमी को। जैसे मान लो ये एक्स एक आदमी है, ठीक है, इसको लिखना नहीं आता, तो इसे सीपीआईओ और एसपीआईओ ऑब्वियस बात है खुद तो करेंगे नहीं, वो अपने स्टाफ से बोलेंगे, ठीक है, कि इसकी मदद करो कि वो रिटर्न में लिख सके, उसे थोड़ा एजुकेट करेंगे इस रिगार्डिंग। ऑरली में है तो उसकी राइटिंग में मदद करेंगे। मेकिंग द रिक्वेस्ट ऑफ ऑरली टू रिड्यूस सेम इन राइटिंग। अब टू क्या कह रहा है? एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीजनेबल रिक्वेस्ट टू एनी अदर पर्सनल डिटेल एक्सेप्ट। अब देखिए इसमें ये है, मान लो ये एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन में सारी इंफॉर्मेशन दे दे, तो जो अब मांग रहा है ये मिस्टर एक्स जो मांग रहा है, ये अपनी एक पर्टिकुलर डिटेल्स भी अपनी देगा, कि अपना पता देगा, अपना नाम देगा और अपनी फोन नंबर देगा कि इससे कांटेक्ट हो सके, ठीक है। तो वो नेसेसरी कांटेक्टिंग डिटेल्स देगा। कौन कांटेक्ट अपनी डिटेल्स देगा? जो आपका मांग रहा है, जो इंडियन सिटीजन इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो देगा। When an application is made to public authority requesting to the public information, अगर मान लो कोई पब्लिक अथॉरिटी है तो पब्लिक अथॉरिटी के पास भेज दिया जाएगा। Which held another public authority, अब वो another public authority तो उसके पास है। Subject matter which more closely connected with the function of a public आपका public authority application is made shall transfer the application part of the appropriate public authority to inform the applicant informant। मान लो कोई डिपार्टमेंट है जो 2 क्लोज डिपार्टमेंट्स है, पर उस एक इंफॉर्मेशन इस पब्लिक डिपार्टमेंट के पास है, एक है। मान लो कोई चीज आपका एमसीडी के पास है, कुछ आपके दिल्ली पुलिस के पास है, कनेक्टेड है दोनों का, तो ये एमसीडी आधी डिटेल इनसे मांग लेगा, इनसे आधी डिटेल्स इनसे मांग लेगा, ठीक है, तो ये भी चीज चल सकती है। प्रोवाइडेड द ट्रांसफर ऑफ द एप्लीकेशन जो होगी शैल बी 5 डेज, जो ट्रांसफर होगी एक एप्लीकेशन दूसरी जगह ट्रांसफर करनी है वो 5 दिन से ज्यादा नहीं ले सकते। अब साथ में लिखा डिस्पोजल, अब यहां पर क्या लिखा? 7 में है डिस्पोजल कितने दिन में होगा, ठीक है। तो 3 में हमने पढ़ा कि सिटीजन अप्लाई कर सकता है, 6 में पढ़ा इनके पास लिख सकता है। अब 7 में क्या है आपका? 7 थोड़ा नीचे बनाएंगे। 7 में है आपका कि डिस्पोजल होगा, डिस्पोजल का कितने दिन में होगा? 30 डेज में होगा, ठीक है। एप्लीकेशन या तो डिस्पोजल होगी या आपका एक चीज और होगी, अभी वो हम बाद में बताएंगे। आपका 7 में क्या कह रहा है कि डिस्पोजल होगा, कितने दिन में करना पड़ेगा?
30 डेज में करना पड़ेगा, ठीक है। और 8 और 9 का अब बताया गया उसके हिसाब से अलग। और अगर मान लीजिए कोई लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का है तो 48 आवर्स में देनी पड़ेगी डिटेल्स। यानी कि जो पब्लिक अथॉरिटी वाला था PIO, उसको डिटेल आपका कितने दिन में देनी है, 30 डेज में। और अगर आपका कोई चीज मैटर आपका पब्लिक लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है, यानी कि मान लो कोई रॉन्गफुल कन्फाइंड कर रखा है, उससे रिलेटेड कोई चीज है, तो आपको 48 आवर्स में वो डिटेल्स देगा, ठीक है। कौन? पब्लिक अथॉरिटी। तो यहां पर लिखा डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट, यानी कि कैसे रिक्वेस्ट को डिस्पोजल करा जाएगा। अब सेक्शन 2 क्या कह रहा है इसका, CPIO और SPIO में भी फेल टू डिसीजन गिव डिसीजन विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड। कौन सा पीरियड? मान लो 30 दिन में नहीं दिया गया, ठीक है, 30 दिन में आपका रिप्लाई नहीं दिया, तो क्या माना जाएगा, वो आपका रिक्वेस्ट को ये माना जाएगा डीम रिफ्यूजल है। डीम्ड मतलब ये माना जाएगा, मान लो 30 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो ये माना जाएगा कि भैया ये इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं चाह रहे। डीम टू अभी रिफ्यूज ऑफ रिक्वेस्ट, ये मान लिया जाएगा कि रिक्वेस्ट देना नहीं चाहते, अगर 30 दिन में या 48 आवर्स में जो बताया गया वो डिटेल्स देंगे थी तो। वेयर द डिसीजन इज प्रोवाइडेड, यानी कि पहली डिटेल्स हो जाएगी। अब मान लो फीस रिप्रेजेंटिंग है, मान लो कि आपने फीस जो ली वो उसमें ज्यादा लग रही है, कुछ पैसे ज्यादा है, तो PIO और SPIO आपको डिटेल भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आपने जो आपको और भी फीस जमा करवानी है इसकी में, ठीक है। फिर आपका फर्दर फीस आपको बताया जाएगा कि इतनी जमा करवानी है, तो मान लो 50 रुपए तो आपने पहले जमा करवा रखे, 100 रुपए और लग गए, इन 100 रुपए के लिए आपने 10 दिन का टाइम और ले लिया, तो वो 10 दिन का टाइम नहीं गिना जाएगा। तो ये लिखा है इंटीमेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ फीस शैल बी एक्सक्लूडेड, जो PIO और SPIO ने इंटीमेशन भेजी है उस पीरियड को कैलकुलेट नहीं करा जाएगा, ठीक है, 30 डेज के अंदर, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि मान लो आपका 30 डेज में आपका PIO और SPIO ने डिटेल भेजी इस बंदे X को, कहा कि भाई ये जो आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है उसमें 100 रुपए और लग रहे हैं, तो आप ये कहता है X कहता है कि ठीक है मैं आपको 100 रुपए जो है वो 10 दिन के अंदर दे दूंगा, तो इस 30 दिन में से 10 दिन काट दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 10 दिन तो और हो गए, तो 40 हो गए, पर यहाँ पर वो 10 दिन काउंट ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज है, यानी कि आपका फर्स्ट वे है कि इतने दिन में देखा जाएगा, और रिफ्यूजल कर दिया तो आपका डीम रिफ्यूजल माना जाएगा, डिपॉजिट करनी पड़ेगी आपको फीस इतने टाइम में। इंफॉर्मेशन कंसर्निंग विद रिस्पेक्ट ऑफ रिव्यू ऑफ डिसीजन अमाउंट फीस चार्ज द पर्टिकुलर्स ऑफ द अपीलेंट अथॉरिटी लिमिट एंड प्रोसेस ऑफ, फिर वही बात है आपका जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जाएगी उसके हिसाब से। अब फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कि द रिकॉर्ड ऑफ द रिक्वायर्ड सेंटर पब्लिक इंफॉर्मेशन may be shall assistance or unable to access the information including providing assistance may be appropriate for inspection, inspection भी करवा सकते हैं आपसे, ठीक है। access the information आपको दी जाएगी जो फीस लगेगी उसकी, इसमें बाद में भी ज्यादा कुछ है नहीं। anything contained in subject making request information provide information free of charges or public authority fails to comply, अगर मान लो वो फेल हो जाते तो क्या आप फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी पे जा सकते हो, वो हमें आगे पढ़ना है। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन सेंटर PIO और SPIO शैल टेक इनटू कंसीडरेशन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए थर्ड पार्टी का कुछ लेना है, ठीक है, थर्ड पार्टी का मतलब मान लो X जिसने आपकी एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, ये सेकंड पार्टी जिसके पास CPIO और SPIO हो गए, अब ये B है, ये थर्ड पर्सन है, इससे रिलेटेड कोई डिटेल्स मांग रहे हैं, इसकी पर्सनल चीज के बारे में डिटेल्स मांग रहे हैं, इसके अपॉइंटमेंट से हटकर कोई डिटेल मांग रहे हैं, तो इससे पूछा जाएगा भाई तेरी डिटेल्स दे दे, और ये मना करे या ना करे, अगर मान लो ये मना करते दे देता है तो फिर तो दे देंगे इसकी डिटेल, अगर ये मना कर देता है तब भी आपका CPIO और SPIO के ऊपर है कि वो डिटेल दे या ना दे। तो यहाँ पर अब क्या है कि वेयर अ रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड, मान लो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है, किसके द्वारा, CPIO के द्वारा और SPIO के द्वारा, शैल कम्युनिकेट द पर्सन, वो आपका उस पर्सन को बताएंगे कि भैया हमने आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी है, और रीजन बताएंगे, इस बेस पे करा है, रीजन 8, 9, 10, 11 में बताया गया कि इन बेसिस पे मैंने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा है। पर्टिकुलर अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन, और बताएंगे कि आप इतने टाइम तक अपील में जा सकते हैं, फर्स्ट अपीलेंट में जा सकते हैं, सेकंड अपीलेंट पे जा सकते हैं, ठीक है। द पर्टिकुलर अपीलेंट अथॉरिटी, और अपीलेंट अथॉरिटी कहाँ है क्या नहीं है उसकी पर्टिकुलर डिटेल्स भी बताएंगे। एनी इन्फॉर्मेशन शैल ऑर्डिनरी प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ सॉर्ट अनलेस इट वुड डिसअप्रोप्रिएटली डाइवर्स द रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी वुड डिटरमिन रिकॉर्ड इन क्वेश्चन, और आपका मान लो किसी ने फालतू का एप्लीकेशन लगा दिया आप भटकाने के लिए, उसके बारे में बताएंगे। अब जो हमारा सेक्शन 8 है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।